हाँ तो बच्चों, अब ये वीडियो का दूसरा पार्ट है। इसमें हम जानेंगे जलवायु नियंत्रण, यानी कि कौन कौन से कारक हैं जो जलवायु को नियंत्रित करते हैं। तो यहाँ पर 6 कारक दिए गए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है एग्जाम में कि जलवायु के कौन कौन से कारक हैं। तो यहाँ पर अक्षांश है, तुंगता है, तुंगता मतलब ऊंचाई से मतलब है, वायुदाब है, पवन तंत्र है, समुद्र से दूरी है, और महासागरीय धाराएं तथा उच्चावच लक्षण हैं। तो एक एक करके हम इन पॉइंटों के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे किसी भी जलवायु को ये प्रभावित करते हैं। ठीक है ना भाई। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अक्षांशों की। अक्षांश अक्षांश कैसे किसी क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करते हैं। अगर हम पृथ्वी की बात करें, अगर हम पृथ्वी को देखें, पृथ्वी ये भूमध्य रेखा है और ये जो है अक्षांश है, इन्हें अक्षांश बोला जाता है। ठीक है, ये अक्षांशीय रेखाएं होती हैं, और ऐसे जो खड़ी वाली भी रेखाएं होती हैं उनको देशांतर रेखा बोलते हैं। वो यहाँ पर होती हैं इस तरीके से। ठीक है, ये हमारी देशांतर रेखा होती हैं। तो हम यहाँ पर केवल बात करेंगे अक्षांशीय रेखाओं की। तो होता क्या है कि अक्षांशीय रेखा पर यहाँ पर सूरज की किरणें जो है सीधी पड़ती हैं एकदम। तो ये वाला क्षेत्र जो है गर्म रहता है, इस क्षेत्र में गर्म रहता है। जैसे जैसे इससे दूर जाएंगे, यानी अक्षांशों से दूर होते चले जाएंगे, यहाँ पर 0 डिग्री अक्षांश होता है, 1 2 3 4 करके यहाँ पर 90 पर पहुँच जाते हैं लास्ट में। तो जैसे जैसे ऊंचे अक्षांशों पर यानी अधिक अक्षांशों की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, ठंड मिलेगी, क्योंकि ये एरिया गर्म होता है, सूरज की किरणें ज़्यादातर यहाँ पड़ती रहती हैं ऑल टाइम। तो इसीलिए ये वाला एरिया गर्म होता है, और इससे अगर दूर जाएंगे तो उच्च अक्षांशों की तरफ चले जाएंगे तो वहाँ पर ठंड मिलेगी। इस तरफ दूसरी तरफ आएंगे तो वहाँ पर भी आपको ठंड मिलेगी। अक्षांशों के नज़दीक पहुँचेंगे, वो अक्षांश कम अक्षांश की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर जो है गर्मी मिलेगी, यानी कि भूमध्य रेखा के नज़दीक। ठीक है, तो अक्षांश के बढ़ने के कारण जो है ठंड होती है, अक्षांश के घटने के कारण गर्मी हो जाती है। ठीक है, या ये भी कह सकते हैं, इसका एक छोटा सा, अगर किसी को नहीं समझ में आता है अक्षांशों का पॉइंट, तो हम ये कह सकते हैं भूमध्य रेखा से दूरी। भूमध्य रेखा से जैसे भी दूर जाएंगे तो वहाँ ठंड होगी, भूमध्य रेखा के नज़दीक आएंगे तो वहाँ पर गर्मी हो जाएगी। ठीक है, अगला आपका है क्या, ऊंचाई या तुंगता। ऊंचाई, ऊंचाई भाई आपने देखा होगा कि पहाड़ हैं। ठीक है, पहाड़ों पर जो है यहाँ पर बर्फ़ पड़ी रहती है, तो इसका मतलब ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर ठंड होगी, यहाँ पर ठंड होती है, और निचाले क्षेत्र गर्म होते हैं। सीधी बात है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे तो हमारी जो जलवायु वहाँ पर कैसी पाई जाएगी, ठंडी जलवायु पाई जाएगी, और जब नीचे आएंगे तो वहाँ पर गर्म जलवायु। तो जो ऊंचे इलाके हैं वो ठंडी जलवायु के अंदर आ जाते हैं, और जो निचले इलाके हैं वो गर्म जलवायु में आ जाते हैं। ठीक है, तो ऊंचाई के हिसाब से अगर हम बात करें कि 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाएगा। भाई हम ऊपर जा रहे हैं तो तापमान क्या होगा, गिरेगा तापमान नीचे। क्यों? क्योंकि वायु दाब वहाँ पर होता ही नहीं, वायु दाब कम होता जाता है। जब भाई निचले इलाकों में वायु दाब ज़्यादा हो जाता है, और जैसे हम ऊपर जाएंगे तो वहाँ पर वायु की कमी हो जाती है, तो वहाँ ठंड हो जाती है। ठीक, तीसरा है हमारा वायुदाब और पवन तंत्र। भाई पवन का चलना के कारण क्या होता है कि वायुदाब के कारण ही पवन चलती है। भाई वायुदाब कहीं तो कम होता है और कहीं ज़्यादा होता है। कहाँ पर कम होता है, कहाँ पर ज़्यादा होता है, अगर हम पृथ्वी की बात करें ये हमारी भूमध्य रेखा है, ये ठंडे इलाके हैं हमारे। ठीक है, तो जहाँ पर सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं वहाँ पर वायु हल्की होकर ऊपर उठ जाती है, गर्म होकर ऊपर उठ जाती है, तो यहाँ पर वायु कम हो जाती है, यानी कि यहाँ पर वायु दाब कम होगा, वायु का दबाव कम होगा। और जो ठंडे इलाके हैं, क्योंकि वहाँ पर सूरज की किरणें सीधी नहीं पहुँच पाती हैं, इसीलिए यहाँ पर बर्फ़ जमी रहती है, इन इलाकों में यहाँ पर क्या है, वायु दाब अधिक मिलता है। ठीक है, वायु दाब ज़्यादा होता है। ठीक है, ज़्यादा पाया जाएगा। ठीक, तो सीधा समझ गए। तो पवनें कैसे चलती हैं, पवनें चलती हैं कम वायुदाब से अधिक वायुदाब से कम वायुदाब की ओर। जहाँ वायुदाब, यहाँ पर वायुदाब अधिक है तो, और यहाँ पर वायुदाब कम है, तो यहाँ की वायु ऊपर उठ जाती है। यहाँ की वायु जो है, जैसे भूमध्य रेखा, यहाँ की वायु ऊपर उठने लगती है, ऊपर उठने लगे वायु ऊपर चली जाएगी तो ये स्थान ब्लैंक हो जाएगा, तो यहाँ की इस तरफ की जो वायु है वो इधर की ओर खिसकने लगती है। ठीक है, तो पवन तंत्र यह ऐसी प्रकार से काम करता है। तो जलवायु, तो इस प्रकार तापमान जो है वर्षा के वितरण को प्रभावित करता है। ठीक है, अब समुद्र से दूरी की बात कर लेते हैं। यहाँ पर अगला जो पॉइंट है आपका, समुद्र से दूरी। समुद्र से दूरी में क्या होता है, जो स्थान जो है समुद्र के नज़दीक हैं, वहाँ पर जो स्थान समुद्र के पास हैं उसको हम कहते हैं, वहाँ की जलवायु होती है सम। और जो समुद्र से दूर हो जाते हैं वहाँ पर कैसी जलवायु होती है, विषम। ठीक है, समुद्र से दूरी। तो सम कैसी जलवायु होती है और विषम कैसी होती है। सम का मतलब है ना तो ज़्यादा ठंड ना ज़्यादा गर्मी, सम मतलब समान रहे, मौसम एक जैसा रहे, तो ना तो वहाँ पर ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही सर्दी होती है। विषम का मतलब जहाँ पर बहुत ज़्यादा तो सर्दी पड़े और बहुत ज़्यादा गर्मी पड़े। अब कैसे चित्र है समुद्र से दूरी पे कैसे पता लगा, ये भारत है। ठीक है, ये भारत है, तो यहाँ पर मुंबई है, इस जगह पर एरिया पर मुंबई है। मुंबई का तापमान कैसा है, सम जलवायु, क्योंकि समुद्र के नज़दीक है। भाई ये समुद्र पड़ गया आपका। ठीक है, ये समुद्र है तो समुद्र के नज़दीक मुंबई है। मुंबई का जो नज़दीक का क्षेत्र है वो कैसा हो गया, सम जलवायु का। और यहाँ पर अगर हम इधर की तरफ बात कर लें तो यहाँ पर दिल्ली पड़ता है, दिल्ली। और दिल्ली की जलवायु कैसी है अभी हमारी, दिल्ली की जलवायु हमारी विषम जलवायु है। तो क्योंकि
सर्दियों में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है और गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी भी पड़ती है। तो यहाँ की जलवायु कैसे है? दिल्ली की विषम जलवायु है। समझ की बात को? तो समुद्र से दूरी मतलब समुद्र के नज़दीक वाला क्षेत्र सम जलवायु, समुद्र से दूर वाला क्षेत्र विषम जलवायु होता है। महासागरीय धाराएं, महासागरीय धाराएं यानी कि जिन क्षेत्रों में ठंडी हवाएं चलती हैं तो वो महासागर की धाराओं को उस तरफ ले जाती हैं, यानी कि किसी भी इलाके को वो ठंडा कर सकती हैं महासागरीय धाराएं। ठीक है, मान लीजिए कोई इलाका ऐसा है जहाँ पर अभी इस समय मौसम गर्म है, लेकिन अगर वहाँ पर ठंडी जलधाराएं पहुँच जाएँ तो वो एरिया कैसा हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। सेम वही अगर वहाँ पर गर्म जलधाराएं पहुँच जाएँ तो वो एरिया गर्म हो जाता है। तो महासागरीय धाराएं भी प्रभावित करती हैं। उच्चावच लक्षण, उच्चावच का मतलब होता है भूमि का ऊंचा नीचा होना, यानी कि आपने देखा होगा कि भारत में कहीं तो भूमि बहुत ऊंची है, कहीं नीची है, इसी प्रकार से सारा क्षेत्र मिलता है। अब हमने देखा होगा कि हम इस तरीके से पृथ्वी को बनाते हैं, लेकिन रियल में क्या पृथ्वी ऐसी है? नहीं, पृथ्वी हमेशा इस तरह से आपको मिलेगी, टेढ़ी मेढ़ी। ठीक है, क्यों भाई? कहीं गड्ढे हैं, कहीं ऊंचाई है, कहीं इस तरह, लेकिन हम तो इस तरीके से बनाते हैं एकदम सपाट, तो वो एग्जैक्ट नहीं कह सकते हम उसको, फिर थोड़ा गड्ढे वड्ढे मिलते हैं। हम अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग उसको बना लेते हैं। अब हम बात करते हैं, हम कहाँ थे? उच्चावच पे बात कर रहे थे। उच्चावच जो है भूमि का ऊंचा नीचा होना। तो अगर मान लीजिए कहीं भूमि ऊंची है, इस तरीके से पहाड़ी क्षेत्र है, तो पहाड़ी क्षेत्र है अगर ज़्यादा ऊंचा है तो यहाँ पर जो है पवनें ऊपर की ओर जाएंगी, और ऊपर की ओर जाने पर पवनें ठंडी हो जाएंगी, ठंडी होने के बाद यहाँ बरसने लगेंगी, वो ऊपर इसी एरिया में बरस जाएंगी। तो ऊंचा ज़्यादा होने की वजह से ये इलाका कैसा हो गया? यहाँ पर बरसात होने लगी। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पर पहले यहाँ पर बरसात हो गई तो हवा इस तरफ बरसात करेगी? नहीं करेगी, क्योंकि उसके पास पानी पहले ही कम हो गया। तो ये इलाका कैसा रह जाएगा? सूखा रह जाएगा। है, इसको हम बोलते हैं पर्वत का पवन विमुख ढाल। एक इस तरफ वाला जो है, देखो इस तरफ वाला पवन पवना भिमुख भिमुख पवना भिमुख बोलते हैं, और जो इस तरफ वाला है, दूसरी तरफ वाला अगर हम बात करें तो ये वाला है पवन विमुख, यानी कि पवन के दूसरी तरफ वाला। ठीक है, तो यहाँ पर तो वायु बरसात नहीं होगी, ये एरिया जो सूखा रह जाएगा, इस एरिया में बरसात हो जाएगी। अगर यही क्षेत्र अगर कम ऊंचा हो, मान लीजिए कम ऊंचा है, इस तरीके से है, तो क्या ये पवनों को रोक पाएगी? नहीं रोक पाएगी, तो पवनें सीधी चली जाएंगी। ठीक है ना, तो यहाँ पर पवनें सीधी चली जाती हैं। तो उच्चावच भी कहीं ना कहीं किसी भी देश की किसी भी क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करता है। ठीक है, चलिए बच्चों, आज की क्लास बस यहीं समाप्त होती है। आगे हम पढ़ेंगे भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक नेक्स्ट क्लास में।